यार देखो, सबसे पहले तो पिछली वीडियो के लिए सॉरी, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ज़्यादा तेज़ था। अब देखो, उस टाइम पर मैं यहाँ नहीं था जब ये वीडियो पब्लिश की गई थी। मैं आउट ऑफ द टाउन था एंड वो वीडियो मेरे एडिटर ने पब्लिश करी थी। अब वही बात है ना, अगर सस्ते बंदे को महंगा माल मिल जाए तो वो और क्या ही करेगा, हम उससे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे वो मेरा दोस्त है, इसलिए सिर्फ 2 ही लातों में मान गया। कोई बात नहीं, आई एम सो सॉरी अगेन। आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक ज़्यादा तेज़ ना हो एंड आप क्लियरली स्टोरी को समझ पाएँ। एंड दूसरा, आज की स्टोरी एक पॉइंट पर आकर आपको ऐसा लगेगा कि ये स्टोरी खत्म हो चुकी है, बस यही एंड है। विकी, क्या तूने बकवास सी स्टोरी सुना दी, इसमें तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज तक मैंने ऐसी स्टोरी आपको नहीं सुनाई, ऐसा ट्विस्ट आपने नहीं देखा होगा, ना ही सुना होगा मेरी किसी वीडियो के अंदर। और क्योंकि ये स्टोरी इतनी ज़्यादा अनबिलीवेबल है, इसके ऊपर विश्वास करने के लिए आपको पहले तो गूगल सर्च करने पड़ेंगे इस स्टोरी से रिलेटेड एंड दोबारा से इस स्टोरी को पूरा देखना पड़ेगा, ताकि आप इसके ऊपर विश्वास कर पाएं कि हाँ विकी, जो तूने बताया है वो बिल्कुल सच है। लेकिन अब देखिए, आप सभी के लिए इस 47 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी के अंदर, एक कमरे के अंदर जिसमें ना तो कोई पंखा चल रहा और ना ही कोई एसी चल रहा, बिल्कुल भयंकर भंड गर्मी के अंदर आपके लिए स्टोरी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आपका एक लाइक तो ये डिजर्व करती है। दूसरा, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें एंड साथ में अपने सवाल नीचे कमेंट्स में लिखते रहें। आज भी मैं 5 सवालों को पिक करने वाला हूँ, सो इसीलिए लेट्स डाइव इन। इस इंसिडेंट को समझने के लिए हमें सेंट्रल हेती में जाना पड़ेगा। अब हेती आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि कैरेबियन देशों के समूह में एक अलग देश है हेती, और इसी सेंट्रल हेती के अंदर एक बहुत बड़ा वहां का सरकारी हॉस्पिटल बना हुआ है। दिन था 2 मई 1962 का, जब एंजेलिना नाम की 35 साल की एक महिला इस हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुई। रिसेप्शन पर जाकर उसने अपने भाई का नाम बताया और पूछा कि किस रूम के अंदर एडमिट है। रिसेप्शन से पता करके वो सीधा उस रूम की तरफ गई। जैसे उसने दरवाजा खोला, सामने बेड के ऊपर उसका भाई लेटा हुआ था। असल में बेड के ऊपर लेटा हुआ सामने 40 साल का क्लेरवियस, ये एंजेलिना का सगा बड़ा भाई। बट अपने भाई को इस हालत के अंदर देखकर अंदर घुसते ही एंजेलिना को बहुत भारी झटका लगा, क्योंकि एक तो आईवी उसके हाथों में लगी हुई थी, मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था एंड ऑब्वियसली देखकर ही लग रहा था कि बहुत मुश्किल से उसका भाई क्लेरवियस ये सांस ले पा रहा है। असल में 2 दिनों पहले क्लेरवियस खुद से इस हॉस्पिटल में एक ऑटो रिक्शा के अंदर बैठकर पहुंचा था एंड जैसे ही वो अंदर आया, अंदर रिसेप्शन के पास आकर गिर चुका था। जल्दी डॉक्टर्स को यहाँ बुलाया गया एंड जब डॉक्टर्स ने उसको चेक किया तो उन्होंने नोटिस किया कि इसके मुंह से बहुत सारा खून निकल रहा है, उल्टी सी निकल रही है खून की। एंड दूसरा, इस क्लेरवियस का बीपी बहुत ज्यादा हाई है। जल्दी ही उसको एडमिट कर लिया गया। अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था डॉक्टर्स को, लेकिन उसकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। एंड जब चेक किया तो उसको हाई फीवर भी था, इतना हाई कि अगर वो दिमाग में चढ़ जाता तो उसी टाइम पर क्लेरवियस की मौत भी हो जाती। बट डॉक्टर्स ने टाइम रहते उसको मेडिसिन दी, बहुत सारी इंजेक्शंस वगैरह लगाए, उसका बुखार तो कम हो चुका था। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि एक तो डॉक्टर्स को पता नहीं चल पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है। एक बिल्कुल नॉर्मल बंदा और एकदम से उसके साथ ये सब कुछ हो जाए तो सभी को हैरानी होगी। डॉक्टर्स ने भी उससे पूछा था कि तुम्हारी कोई बीमारी है क्या पास्ट में, बट उसने उस टाइम पर मना कर दिया था। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उसके और टेस्ट किए तो समझ में आया कि उसके लंग्स के अंदर बहुत भयंकर इन्फेक्शन हो चुका है एंड दूसरा, उसके लंग्स के अंदर अपने आप पानी भरता जा रहा है, जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे उसकी दम घुटने से मौत भी हो सकती है। खैर, अब 2 दिनों बाद उसकी बहन एंजेलिना, जब उसको पता चला कि उसके भाई का ये हाल हो चुका है, तब वो अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल में पहुंची एंड अब अपने भाई को सामने इस हालत में पड़ा हुआ देख उसको बहुत दर्द हो रहा था। अभी कुछ ही मिनटों बाद डॉक्टर्स भी इस कमरे के अंदर एंटर हो चुके थे एंड उन्होंने एंजेलिना से हाय हेलो किया। अब साइड में लेटे हुए क्लेरवियस की तबीयत को एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया कि देखो, हमें समझ नहीं आ रहा कि अभी उसके साथ चल क्या रहा है। तब एंजेलिना ने बताना शुरू किया कि 2 दिनों पहले क्या ये आपके पास अकेला आया था। डॉक्टर्स ने कहा कि हाँ, ये अकेला आया था। बट जब उसने टाइमिंग पूछी डॉक्टर से कि कितने बजे आया था, तो डॉक्टर्स ने अंदाजन 3 बजे के आसपास का टाइम बताया शाम का। लेकिन एंजेलिना बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि 3 बजे अगर ये हॉस्पिटल पहुंचा है, उससे पहले 10 बजे के आसपास तो ये अपने बड़े भाई के पास था एंड उस टाइम तक ये बिल्कुल ठीक था। उसके बड़े भाई ने भी बताया कि क्लेरवियस एकदम ठीक था, उसको कुछ भी नहीं था, वो बिल्कुल नॉर्मली उससे मिलकर यहाँ से गया था। लेकिन एकदम से उसके साथ ये सब कुछ हो जाना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था। बट ये सारी बातें डॉक्टर्स ने सुनी, डॉक्टर्स ने अपनी बातें एंजेलिना को बताई, लेकिन कुछ भी खास नहीं था बताने लायक, और ये सब बोलकर डॉक्टर्स वहां से निकल चुके थे। लेकिन इस टाइम पर एंजेलिना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, क्योंकि उसको बहुत बुरा लग रहा था अपने भाई को इस हालत में देख, एंड उससे ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसके पास अभी कोई भी नहीं है उसके अलावा, यानी कि क्लेरवियस बिल्कुल अकेला है, क्योंकि उसके 4 और भी भाई बहन हैं, 2 भाई और भी हैं एंड 2 बहनें और भी हैं। टोटल ये 6 भाई बहन थे। लेकिन जब क्लेरवियस की जान पर बनी हुई है, ऐसे मौके पर भी उससे मिलने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा, और इसका जिम्मेदार शायद कहीं ना कहीं क्लेरवियस खुद था, क्योंकि जब इन सभी भाई बहनों के माता पिता मर चुके थे, उसके बाद से इन सभी
भाई बहनों के बीच आपस में झगड़ा रहने लगा एंड इस सारी झगड़े की वजह खुद क्लैरवियस था, क्योंकि मरने से पहले माता पिता को अपने पास रखकर इस क्लैरवियस ने उनका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टीज अपने नाम करवा ली। एंड जब वो मरे उसके बाद सभी भाई बहनों ने आकर क्लैरवियस से अपना अपना हिस्सा मांगा, तब उसने सबको मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास मत आना कुछ भी लेने के लिए, मुझे मेरे माता पिता ने दिया है, अगर तुमको चाहिए होता तो तुम भी अपने माता पिता से ले लेते, यहाँ वो मुझे देकर गए हैं एंड मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला। अल्टीमेटली क्लैरवियस खुद तो एक लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहा था। सेंट्रल हेती के अंदर उसका बहुत अच्छा सा बंगलो एक, एंड दूसरा उसकी अच्छी प्रॉपर्टीज, अच्छा किराया वगैरह आ रहा था, अच्छी खेती बाड़ी भी उसकी हो रही थी। सो फाइनली क्लैरवियस बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, जबकि दूसरी साइड एंजेलिना एंड उसके बाकी 2 भाई और 2 बहन, ये सभी लिटरली दिन की दिहाड़ी के ऊपर निर्भर थे। अगर वो पूरा दिन काम करेंगे तो ही शाम को उनको खाना मिलेगा। उनके पास 2 टाइम की रोटी का जुगाड़ भी मुश्किल ही हो रहा था। अब ऑब्वियसली ये चीजें देखकर बाकी भाई बहनों को जलन हो रही थी एंड वो बार बार जाकर क्लैरवियस से डिमांड करते कि उनका हिस्सा उनको मिले। बट इंसानियतता के नाते अगर आप किसी के सुख में नहीं जा सकते हो, एटलीस्ट उसके दुख में जरूर शामिल होना चाहिए, एंड स्पेशली भाई बहनों को तो जरूर। और यही सोचकर एंजेलिना अब अपने भाई के पास खड़ी थी, लेकिन उसको बुरा भी लग रहा था। खैर वो एक कुर्सी देखकर अपने भाई के पास बैठ गई एंड उसने अपने भाई का हाथ अपने हाथों में पकड़ा, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स क्लैरवियस की तरफ से नहीं था। कुछ मिनटों तक वो अपने भाई को देखती रही, कैसे वो धीरे धीरे उस मास्क के थ्रू सांस ले रहा था, लेकिन तभी उसके देखते ही देखते एकदम से क्लैरवियस की सांसें उखड़ने लगी एंड उसने कांपना शुरू कर दिया। अभी भी वो कॉन्शियस नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शरीर को टाइट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी सांसें खींच रही हैं और अंदर से गर्गलिंग आवाज़ आ रही है उस मास्क के थ्रू, मतलब कि सांस लेने के साथ कुछ चीज़ है जो पानी जैसी उसके फेफड़ों में बज रही है एंड वो गर्गलिंग आवाज़ बाहर निकाल रही है। बट सेकंड्स बीतने के साथ साथ ये आवाज़ और ज़्यादा गहरी होती जा रही थी। क्लियरली कोई देखकर बता सकता था कि यहाँ क्लैरवियस की सांसें बहुत ज़्यादा खिंच रही हैं। एंजेलिना ने तुरंत खड़े होकर अपने भाई का हाथ रगड़ना शुरू कर दिया, उसको सांत्वना देनी शुरू कर दी और सिर्फ 1 सेकंड के लिए क्लैरवियस की आंखें खुली एंड तभी धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। आधी से ज़्यादा बंद हो चुकी थी, उसकी आईलिड इधर उधर घूम रही है। अब ऑब्वियसली एंजेलिना बहुत ज़्यादा घबरा गई। उसने अपने भाई का हाथ छोड़ा, बाहर की तरफ भागी, डॉक्टर्स को ढूंढने लगी एंड अल्टीमेटली उसको सामने एक डॉक्टर खड़ा दिखा। उसको पकड़कर वो सीधा कमरे के अंदर लेकर आई। जब डॉक्टर इस कमरे के अंदर पहुंचा उस टाइम तक क्लैरवियस बिल्कुल शांत हो चुका था एंड जब भागकर डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक करने की कोशिश करी तो उसको एक भी नब्ज नहीं मिली। पूरा का पूरा क्लैरवियस शांत था, वो हिल नहीं रहा था, वो सांस नहीं ले रहा था। जो ऑक्सीजन मास्क से निकल रही थी वो मास्क से लीक होकर बाहर आ रही थी, उसके शरीर के अंदर नहीं जा रही थी, जिसका मतलब साफ था कि क्लैरवियस अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी नब्ज भी ढूंढी, नब्ज नहीं मिली। जिसके बाद डॉक्टर ने घूमकर एंजेलिना की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, आपका भाई अभी इस दुनिया में नहीं है। अब एंजेलिना हॉस्पिटल से अपने भाई की डेड बॉडी लेकर क्लैरवियस के घर पर पहुंच चुकी थी। अब उसके आसपास भी रहने वाला कोई नहीं। क्लैरवियस ने कभी शादी नहीं करी थी, इसलिए वो अकेला ही रहा करता। एंजेलिना ने सारे अंतिम संस्कार का इंतजाम किया एंड अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास क्लैरवियस के और भाई बहन यानी कि 6 के 6 भाई बहन अब ये इकट्ठे हो चुके थे, जिसमें से क्लैरवियस मर चुका था। इसके अंतिम संस्कार पर सभी भाई बहन आए थे। अपने सभी भाई बहनों को अपने साथ खड़ा देख एंजेलिना थोड़ी खुश तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, क्योंकि डॉक्टर ने जो उसको रीज़न बताया था क्लैरवियस के मरने का, वो उस रीज़न को पचा नहीं पा रही थी। असल में डॉक्टर ने कहा कि जिस वजह से मरा है इसको मिलिग्नेंट हाइपरटेंशन बोलते हैं, जिसका मतलब साफ ये है कि इतना ब्लड प्रेशर किसी व्यक्ति का हाई हो जाना कि अंदर ही अंदर उसके ऑर्गन डैमेज होने लगे एंड एट द एंड क्लैरवियस को पल्मोनरी एडिमा भी हो चुका था, मतलब उसके लंग्स के अंदर पानी भरना शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाया एंड इस वजह से उसकी मौत हो गई। एंड यही पानी था जिस वजह से वो गर्गलिंग आवाज निकाल रहा था। जो पानी उसके लंग्स के अंदर भरा हुआ था उसकी वजह से जैसे ही हवा अंदर जाती थोड़ी बहुत भी वो गुड़ करने लगता। एंड दूसरी बात जिससे एंजेलिना बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी वो ये कि डॉक्टर्स ने रीजन तो बता दिए कि इस वजह से मरा है, लेकिन ये नहीं बता पाए डॉक्टर कि आखिर ये बीमारी उसको हुई कैसे। एकदम परफेक्ट हट्टा कट्टा आदमी, उसके साथ एक ही झटके में सब कुछ कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। कोई भी सिम्टम नहीं थे पहले उसको ऐसी कुछ होने के। खैर अब सभी भाई बहनों ने एक ताबूत मंगवाया एंड आसपास के पड़ोसी लोग भी क्लैरवियस के जो उसको जानते थे वो वहां पहुंच चुके थे एंड जल्दी ही उसकी बॉडी को उठाकर उस ताबूत में रखा गया एंड वो ताबूत अब आधा खुला ऊपर से छोड़कर उसको शहर से होते हुए इसको कब्रिस्तान लेकर आए एंड वहां पर पहले से ही एक कब्र खोद कर रखी हुई थी। कब्र के साइड में वो ताबूत रखा गया उसके अंतिम दर्शन के लिए। एंड लास्ट फाइनल मोमेंट पर एंजेलिना ने अपने भाई क्लैरवियस का हाथ पकड़ा एंड उसको अंतिम श्रद्धांजलि दी, क्योंकि अब उसके लाश को इस कब्र के अंदर दफनाया जाना था। एंड हाथ छोड़कर जल्दी सारे लोग आसपास खड़े हो चुके थे एंड काफी लोगों ने ताबूत समेत उस लाश को अंदर रखा उस ग्रेव के अंदर एंड ऊपर से गड्ढा बंद करने लगे। सभी लोग अपनी फाइनल गुड बाय क्लैरवियस को करके इस कब्रिस्तान से जा चुके थे एंड उस गड्ढे को भी पूरा भर दिया गया।
बट जब ये सभी लोग चले गए थे अपने अपने घर पर दुख मनाने के लिए, अब क्योंकि दुख की घड़ी थी उनको, तब उस टाइम पर पीछे से इस कब्रिस्तान में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से आज मैं वीडियो बना रहा हूं। ये एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल है, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा कुछ यहाँ हुआ होगा। रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास इस कब्रिस्तान में दो अनजाने लोग एंटर हुए जिनके हाथ में काफी सारे औजार थे। असल में अपने साथ एक कस्सी फावड़ा लेकर आए थे एंड ये दोनों सीधा, जैसे इनको पहले से बताया गया हो, ये दोनों लोग सीधा क्लेरवियस की कब्र के ऊपर पहुंचे एंड उसको खोदना शुरू किया एंड बहुत डीप तक जाकर इन्होंने खोदा एंड फाइनली खोदते खोदते इनके सामने क्लेरवियस का ताबूत आ चुका था। जल्दी उन्होंने सारी मिट्टी इस ताबूत के ऊपर से हटाकर उस ताबूत को उठाया एंड गड्ढे से बाहर साफ जमीन के ऊपर रखा एंड बहुत तेजी से उस ताबूत के ऊपर लगी हुई कीलों को उखाड़ने लगे एंड फाइनली इन्होंने उस ताबूत से सारी कीलें उखाड़कर उसका ढक्कन हटाया एंड सामने उनके क्लेरवियस की लाश मौजूद थी। उस लाश को देखकर तुरंत उन्होंने उस ताबूत से लाश को बाहर निकाला एंड दोबारा से उस खाली ताबूत के ऊपर ढक्कन रख के कीलें वापस ठोक दी। सारी कीलें ठोककर खाली ताबूत वो उस कब्र के अंदर दोबारा रखा एंड ऊपर से सारी मिट्टी डालकर अच्छे से मिट्टी उन्होंने ठोक दी ताकि किसी को भी ये ना लगे कि इस कब्र के साथ कुछ छेड़छाड़ हुई थी। जैसे ये कब्र पहली थी इसको वैसे ही कर दिया गया। अब दूसरी साइड क्लेरवियस की लाश वो बाहर निकाली जा चुकी थी एंड ये जो दोनों लोग आए थे इनके पास रस्सियां मौजूद थी। इन्होंने सबसे पहले क्लेरवियस के दोनों पैर नीचे से बांधे उस रस्सी से एंड पीछे हाथ करके क्लेरवियस के दोनों हाथों को भी बांध दिया एंड इवेंचुअली इन दोनों ने उस लाश को अपने अपने कंधे पर उठाया। मतलब कि एक आदमी आगे से पैरों को अपने कंधे के ऊपर रखे हुए है एंड दूसरा पीछे से उसके धड़ को अपने कंधे पर रखे हुए है एंड ये दोनों अपने साथ अपने सारे औजार लेकर वापस इस कब्रिस्तान से इस लाश को लेकर बाहर निकले एंड बहुत चुपचाप तरीके से जंगलों के रास्ते से होते हुए, बिल्कुल सुनसान इलाके से होते हुए ये इस लाश को लेकर जाने लगे। ये दोनों पूरी रात इस लाश को अपने कंधों के ऊपर लेकर चलते रहे, एक भी जगह पर नहीं रुके एंड जब फाइनली सुबह की रोशनी हुई, सूरज बाहर निकल चुका था, तब दोनों ने अच्छी सी जगह देखकर पेड़ों के बीच में इस लाश को वहीं छुपा दिया एंड जब दोबारा से शाम हुई, सूरज ढल चुका था, अंधेरा हो चुका था, तब दोबारा से इन दोनों ने लाश को उठाया एंड वापस निकल चुके थे। अगली रात भी पूरी रात ये दोनों इस लाश को उठाकर आगे की तरफ चलते रहे एंड क्या आप बिलीव करेंगे, ये लोग आने वाले तकरीबन 20 दिनों तक ऐसे ही कर रहे थे। ये दोनों आदमी 20 दिनों तक इस लाश को अपने कंधे के ऊपर लाद कर आगे की तरफ चलते जा रहे थे। इमेजिन करके देखिएगा, इस लाश को सेंट्रल हेती में दफनाया गया था एंड ये लोग पैदल इस लाश को उठाकर नॉर्दर्न हेती में पहुंच चुके थे एंड जब फाइनली 20 दिनों बाद ये अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो सामने एक बहुत बड़ा खेत मौजूद था। इस खेत को चारों तरफ से फेंस किया गया था, कंटीली तारें लगाई गई थी एंड इस खेत के अंदर बहुत सारे लोग, दर्जनों लोग मैं कहूं, काम कर रहे थे इस फसल को काटने का। बट ये जो लोग सामने फसल काट रहे थे, इनकी मूवमेंट बहुत ही अजीब थी। इनके हाथों में वो दराती थी जिससे वो फसल को काटा जाता है एंड दूसरा, ये लोग बहुत ही अजीब सी मूवमेंट कर रहे थे। मतलब कि नॉर्मल नहीं था, लड़खड़ाने वाली टाइप की मूवमेंट थी इनकी। ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे ये अपने होशो हवास में इस फसल को काट रहे हो। खैर जो भी था, ये दोनों लड़के उस लाश को लेकर इस खेत के बीच में से होते हुए आगे की तरफ जाने लगे एंड कमाल की बात यहाँ ये थी, जितने भी लोग आसपास उस फसल को काट रहे थे ना, इन लोगों ने एक बार भी नोटिस नहीं किया कि इनके बीच में से दो लड़के एक लाश को कंधे के ऊपर उठाकर सामने की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों के लिए बिल्कुल नेचुरल सा हो, रोज का हो, ये किसी लाश को ऐसे जाते आते हुए देखते हैं। एंड तब इस खेत के बिल्कुल बीच में से होते हुए दोनों लड़के उस लाश को लेकर इस खेत के दूसरी साइड में बनी हुई एक छोटी सी बिल्डिंग में पहुंचे। बिल्डिंग तो क्या कहें, इसको हम सिर्फ एक बहुत बड़ा हॉल टाइप का कमरा कह सकते हैं। एक बड़ा सारा कमरा इस खेत के बिल्कुल बीचों बीच बनाया गया था एंड जल्दी इन दोनों ने पहुंचकर उस दरवाजे को खटखटाया, इस हॉल के दरवाजे को खटखटाया एंड अंदर से दरवाजा खुला। ये दोनों उस लाश को लेकर इस हॉल के अंदर गए एंड इस हॉल में बिल्कुल बीच में एक बड़ी सारी टेबल लगाई गई थी एंड इन दोनों ने इस लाश को लाकर सीधा इस टेबल के ऊपर रखा। आसपास देखा, आसपास का हॉल बहुत ज़्यादा डरावना था क्योंकि इस हॉल की दीवार के ऊपर बहुत सारी शेल्फ लगाई गई थी, बहुत सारी ऐसे स्टैक्स लगाए गए थे और इन हर शेल्फ के ऊपर कंच के कंटेनर रखे हुए थे, ग्लास कंटेनर्स एंड इन ग्लास कंटेनर्स के अंदर बहुत सारी हड्डियां मौजूद थी, मरे हुए जानवर मौजूद थे जिनको सील पैक करके कंटेनर्स के अंदर बंद करके रखा गया था। एंड तीसरा, बहुत सारे ऐसे ही और ग्लास कंटेनर्स के अंदर इंसानी हड्डियों को भी तोड़ तोड़ कर रखा गया था, उनको स्टोर करके रखा गया था। खैर इन दोनों के लिए जिसने इस कमरे का दरवाजा खोला था वो कोई और नहीं बल्कि इन दोनों का बॉस था, एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी। इस बॉस के लिए ही इन दोनों ने एक काम किया था, उस लाश को उठाकर उस कब्र से यहाँ तक लेकर आए थे एंड टेबल पर रखा, जिसके बाद इन दोनों ने उसके हाथ पैर खोले एंड बॉस को दिखाया कि जो आपने कहा था हमने कर लिया। एंड उस बॉस ने, उस बूढ़े आदमी ने उस लाश को बहुत ही केयरफुली इंस्पेक्ट किया, हाथ पैर उठा कर देखे एंड उसका
फेस देखा, आंखें देखी, सब कुछ परफेक्ट था। बॉस बहुत ज़्यादा खुश था, दोनों की तरफ देखा, स्माइल किया एंड अपनी जेब में से 2 नोटों की गड्डियाँ निकाली एंड सामने इनके हाथों में पकड़ा दी। ये दोनों लड़के भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि इनको पैसा मिल गया इस काम के बदले एंड ये पैसा लेकर इस कमरे से बाहर निकल कर वापस अपने अपने जगहों पर अपने अपने घर जा चुके थे। इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता रहा एंड बीतते बीतते 18 साल बीत चुके थे। फरवरी 1980 का टाइम आ चुका था और फरवरी 1980 में एक दिन एंजेलिना अपनी रूटीन शॉपिंग के लिए सेंट्रल हेती की एक लोकल मार्केट में गई एंड वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी उस दिन। ये मार्केट उस टाइम पर हफ्ते में सिर्फ एक दिन लगा करती एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इस इलाके में थी। एंजेलिना भी अलग अलग छोटी छोटी दुकानों पर देखते हुए, सामान का पूरा मुआयना करते हुए छोटा छोटा सामान खरीद रही थी अपने लिए, सब्जी वगैरह, फ्रूट वगैरह या फिर और घर बार की चीज़ें। बट तभी पीछे से एक आदमी आया एंड उसने एंजेलिना के कंधे के ऊपर हाथ रखा एंड एंजेलिना ने पीछे घूम कर देखा तो उसको इग्नोर करना चाहा क्योंकि एक अजीब सा आदमी, बहुत ही पतला सा, बहुत ही काला सा एंड उसकी झुर्रियाँ पड़ी हुई थी एंड दूसरा बहुत डरावना सा क्योंकि उसके गाल के ऊपर ये जो चीक था, यहाँ होठ जहाँ खत्म होते हैं, यहाँ से लेकर पूरे गाल पर एक गहरा निशान था चोट का। और दोबारा से उस आदमी ने एंजेलिना के कंधे के ऊपर हाथ रखा एंड उसको कहा कि एंजेलिना, मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारा भाई क्लेरवियस हूँ। अब जैसे ये बात एंजेलिना ने सुनी, एंजेलिना ने उसकी तरफ काफ़ी शॉकिंग वे में देखा एंड ऑब्वियसली वो भी उस टाइम पर ये सोच रही थी कि ये आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि उसका भाई 18 सालों पहले मर चुका है। एक अननोन बीमारी की वजह से उसकी मौत हो चुकी है एंड जो भी है ये आदमी क्लेरवियस बनने की कोशिश कर रहा है, ये क्लेरवियस नहीं है एंड दूसरा ये क्लेरवियस जैसा दिखता भी नहीं। एंजेलिना ने झटक कर मना किया कि नहीं, तुम मेरे भाई हो ही नहीं सकते एंड दूसरा उसके चेहरे के ऊपर ये निशान तो था ही नहीं चोट वाला, कभी भी नहीं था, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, इसलिए प्लीज तुम मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन वो आदमी इतना ज्यादा गुस्सा हो चुका था, उसने दोनों हाथों से एंजेलिना को पकड़ा एंड जोर जोर से उसको बोलने लगा कि तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो, मेरे को समझने की कोशिश करो। लेकिन एंजेलिना ने अब जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग, मार्केट वाले इकट्ठा हो चुके थे एंड किसी ने पुलिस वालों को भी बुला लिया। पास ही में पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच चुके थे एंड देखा भीड़ में क्या भसड़ मची हुई है। ये आदमी एंजेलिना को अपनी बहन बता रहा है लेकिन एंजेलिना उससे मना कर रही है। इसलिए पुलिस वालों ने उस आदमी को अपने कब्जे में लिया, अपनी गाड़ी में बैठाया एंड चाऊ चाऊ करते हुए सीधा उसको पुलिस स्टेशन लेकर गए। एक बार तो मामला वहां पर शांत करवा दिया, बट दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के अंदर ये आदमी पुलिस वालों को सब कुछ बता रहा है कि 18 सालों पहले उसके साथ क्या क्या कुछ हुआ था एंड मैं ही असली क्लेरवियस हूं जिसको डेड घोषित किया जा चुका था और मैं ही असली एंजेलिना का भाई हूं। बट पुलिस वालों ने एंजेलिना से मार्केट में ही पूछा था कि तुम्हारा भाई क्यों नहीं है, ये कोई रीजन तो बताओ। तब एंजेलिना ने बताया था कि उसके ये चेहरे पर ये निशान नहीं था। इसीलिए अब पुलिस स्टेशन के अंदर बैठकर इस आदमी ने पुलिस वालों को बताना शुरू कर दिया कि 18 सालों पहले कैसे मेरे सामने मैं पूरे होशो हवास में था, मैं बस हिल नहीं पा रहा था लेकिन मैं सब कुछ सुन सकता था। कैसे डॉक्टर्स ने उस कमरे के अंदर एंजेलिना को ये बताया था कि मैं मर चुका हूं लेकिन मैं हिल नहीं पा रहा और मैं सब कुछ सुन रहा हूं। मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाया जा चुका था, मेरे को उठाकर एक रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा गया लाश समझकर एंड पूरी रात में उस रेफ्रिजरेटर के अंदर रहा एंड अगली सुबह मुझे जब घर लेकर आया गया, सभी लोग मेरे आसपास मेरे अपने थे, वहां खड़े खड़े रो रहे थे, मेरे भाई बहन मेरे आसपास थे लेकिन मैं किसी के सामने कुछ बोल नहीं सकता, हिल-डुल नहीं सकता क्योंकि मेरे अंदर वो पावर ही नहीं थी, लेकिन मैं सुन सब कुछ सकता था। एंड फिर उसके बाद एक कॉफिन लाया गया एंड कॉफिन के अंदर मुझे रखकर एक कब्र के अंदर भी दफना दिया गया। एंड जब मेरे ही भाई बहन लोग कॉफिन के ढक्कन को बंद कर रहे थे कील लगा लगा कर, उसमें से ही एक कील मेरे गाल को चीरते हुए आर पार हो चुकी थी एंड उसी वजह से निशान मेरे ऊपर आया है। पुलिस वाले उसकी तरफ कंफ्यूजिंग स्टेट में देख रहे हैं कि तू कहना क्या चाह रहा है। उसने बहुत ईजी वर्ड्स में कहा कि जनाब 18 सालों पहले मेरे सभी यारे प्यारों ने, मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे भाई बहनों ने मेरे को मृत समझकर दफना दिया था लेकिन मैं उस टाइम पर मरा नहीं था, मैं बस फिजिकली मूव नहीं कर पा रहा था खुद से। बट मुझे सब कुछ याद है, मैं सब कुछ आपको बताने के लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद जब मुझे दफना कर वो लोग अपने घर वापस चले गए एंड तब मैं अपनी मौत एक्सेप्ट कर चुका था। मैं वेट कर रहा था कि कब मेरा दम घुटेगा इस कॉफिन के अंदर, इस ताबूत के अंदर और मैं अपने आप मर जाऊंगा। लेकिन फिर रात को अचानक से मेरी कब्र किसी ने खोदी एंड मुझे बाहर निकाला एंड 2 लोग मुझे मरा हुआ समझकर उठाकर लेकर गए। मुझे सब कुछ याद है कि कैसे वो 2 आदमी मुझे उठाकर काफी दिनों तक पूरी रात वो लोग चलते रहे। दिन में सुबह होते ही वो मुझे एक जगह छुपा देते एंड रात होते ही फिर से मुझे उठाकर आगे की तरफ भगने लगते। कई दिनों तक वो लोग चलते रहे एंड फाइनली वो लोग एक बिल्डिंग के अंदर घुसे, मुझे अच्छे से याद है, और बिल्डिंग के अंदर ले जाकर मुझे एक टेबल के ऊपर रखा। उनके बराबर में एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, मैं उस बूढ़े आदमी की भी आवाज़ सुन पा रहा था। उस बूढ़े आदमी ने उनको थैंक्स बोला एंड बाद में उनको पैसे भी दिए थे एंड उसके बाद उस बूढ़े आदमी ने एक कप के अंदर कुछ लिक्विड सा डालकर मेरा मुंह खोला
एंड वो लिक्विड सीधा मेरे मुंह में डाल दिया। वो लिक्विड डालते ही मेरे पूरे शरीर के अंदर करंट दौड़ गया एंड बहुत जोर जोर से वो साइड में खड़ा हुआ बूढ़ा व्यक्ति कुछ मंत्र से चिल्लाने लग गया, बहुत जोर जोर से बोल रहा था। एंड फिर मैंने अपने हाथ और पैरों को भी कपकपाना शुरू कर दिया। मेरे अंदर वापस जान सी आ चुकी थी एंड मैंने जब आंखें खोली तो मुझे बहुत धुंधला सा दिख रहा था। मैंने उठने की कोशिश करी लेकिन बहुत ही अजीब सी मोमेंट हो चुकी थी मेरी। ऐसा लग रहा था मेरा शरीर बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा है। मैं अपना पैर भी बहुत सोच समझ कर आगे रख पा रहा था, बहुत हिम्मत करके आगे रख पा रहा था। मुझे बहुत दिक्कतें हो रही थी लेकिन फिर मुझे उसी चीज़ के अंदर रहने की आदत हो गई। बट इस आदमी ने बताया कि जब उस बूढ़े आदमी ने मेरे मुंह के अंदर डाला था जो वो लिक्विड, एंड बाद में जब मैंने आँख खोलकर उस बूढ़े आदमी की तरफ देखा तब मैं देखते ही समझ चुका था कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि एक बोकौर है। असल में अपने यहाँ भारत में तो तांत्रिक कहा जाता है ना, बट हेती की भाषा में उसको बोकौर कहा जाता है, एक बाबा टाइप का। सो ये एक बाबा है तंत्र मंत्र करने वाला एंड इसने मेरे मुंह के अंदर कुछ डाला है। बेशक उस टाइम पर वो क्लेरवियस लड़ाई करना चाह रहा था उस बोकौर से, लेकिन वो लड़ नहीं पाया। उसकी मूवमेंट उसके दिमाग के कंट्रोल में नहीं थी। वो बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिमाग काम करना चाह रहा है लेकिन काम कर नहीं पा रहा। जिसके बाद उस बूढ़े बोकौर ने मेरे हाथ में एक दराती ला कर दी एंड मुझे पकड़कर अपनी बिल्डिंग से बाहर तक लेकर गया एंड कहा बाहर की खेती दिखाई। असल में ये एक ज्वार की खेती थी, आसपास बहुत सारी फसल थी ज्वार की एंड उसके बीच में बिल्डिंग बनाई गई थी। एंड इस बोकौर ने क्लेरवियस की उस बॉडी से कहा कि जाओ फटाफट से अब इस फसल को काटना शुरू करो। एंड जब उस क्लेरवियस ने अपनी आंखें खोलकर आसपास का और व्यू लिया तब यहाँ पर और भी दर्जनों से भी ज़्यादा लोग ऐसे ही फसलों को काट रहे थे एंड उनकी भी मूवमेंट कुछ ऐसी ही थी। इस आदमी के कहने पर बेशक क्लेरवियस अंदर से इस बोकौर के ऊपर ही वार करना चाह रहा था लेकिन वो कर नहीं पाया। जैसा बोकौर ने कहा वैसे ही उसने दराती पकड़कर फसल को काटना शुरू कर दिया। और क्या आप इस बात के ऊपर बिलीव करेंगे कि यहाँ जो लोग थे क्लेरवियस जैसे जो और यहाँ काम कर रहे थे ये सभी के सभी ज़ोंबी बन चुके थे एंड क्लेरवियस खुद भी अब एक ज़ोंबी बन चुका था। उसके अंदर से उसको सब कुछ फील हो रहा था सही गलत क्या है, लेकिन वो कुछ भी अपनी बॉडी से कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो जो भी बोकौर कहता है वही सब कुछ करता है, उसी एक्शन को अंजाम देता है। अंदर से वो बोकौर की जान लेना चाह रहा था एंड इवेंचुअली पूरे 2 सालों तक दिन रात, मुश्किल से ही वो कभी रेस्ट करता, दिन रात 2 सालों तक इस क्लेरवियस ने उस बोकौर के कहने पर एंड जो भी और बाकी लोग थे जो ज़ोंबी बने हुए थे उन सभी ने इस फसलों को काटते रहे। नई फसल आती रही, नई फसलों को काटते रहे, नई फसल लगाते रहे। सिर्फ ये लोग खेतों का ध्यान रख रहे थे। बट 2 सालों बाद इवेंचुअली इस क्लेरवियस ने तो नहीं बल्कि एक दूसरे ज़ोंबी ने जो यहाँ पर खेत के अंदर काम कर रहा था उसके जैसा ही, उस ज़ोंबी ने बोकौर को पकड़कर उसके गले पर दराती चला दी एंड वो बोकौर वहीं मर चुका था। तब जाकर हम सभी ज़ोंबी जितने भी यहाँ इस खेत के अंदर काम कर रहे थे वो सभी फ्री हुए। अब पुलिस वालों को भी इसकी स्टोरी के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था कि आगे बता, आगे क्या हुआ तेरे साथ। तब इस क्लेरवियस ने बताया कि जैसे उस बोकौर का खात्मा हुआ उसके बाद हमारा सबका शरीर टूटने लगा। हम एक चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे लेकिन वो चीज़ हमें नहीं मिली और धीरे 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 हमने उस चीज़ को छोड़ दिया। अब मैं वापस अपने घर जाना चाह रहा था लेकिन मैं अपने घर गया नहीं क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं अपने घर वापस जाऊंगा तो अभी तक तो मैं जिंदा हूं लेकिन अपने घर जाते ही वापस मर जाऊंगा। क्योंकि ये जो बोकौर था ये रैंडमली इसने मुझे टारगेट नहीं किया था बल्कि कोई था जिसने इस बोकौर को पैसे दिए होंगे, सुपारी दी होगी मुझे टारगेट करने की। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि वो बंदा कौन है जिसने मुझे मारना चाहा एंड इस बोकौर को मेरी सुपारी दी, मेरी लाश को वहां से उठवाया, यहाँ तक लेकर आए एंड मेरे साथ ये सब कुछ किया। एंड इस तांत्रिक के मारे जाने के बाद भी वो पर्सन तब भी अपने गांव में, मतलब कि इस क्लेरवियस वाले गांव के अंदर जिंदा था जिसने सब कुछ करवाया होगा, ऐसा क्लेरवियस को लग रहा था। इसलिए क्लेरवियस को उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि वो गांव में जाएगा तो वो दोबारा से वो बंदा उसका कत्ल कर देगा। इसलिए उसने वेट करना जरूरी समझा। एंड क्या आप इस बात के ऊपर बिलीव करेंगे कि क्लेरवियस ने अपने गांव के चारों तरफ घूमते हुए पूरे 16 साल बिताए। 16 सालों तक वो बहुत ही अजीब अजीब नौकरियां करता रहा, छोटी मोटी नौकरियां, बस उसको खाना मिल जाए किसी तरीके से। वो वेट कर रहा था कि कब ये बंदा इसकी ज़िंदगी से हटेगा। एंड इवेंचुअली अभी कुछ टाइम पहले ही 1980 में जब वो मिला था ना एंजेलिना से, उससे कुछ टाइम पहले ही उस आदमी की भी मौत हो चुकी थी जिसकी मौत का वो वेट कर रहा था। एंड जब उसको पता चला कि वो आदमी मर चुका है इसलिए क्लेरवियस ने खुद से सोचा कि हाँ अब अपने गांव में वापस जाना ठीक रहेगा, अब बिल्कुल सेफ रहेगा। जैसे ये सारी बातें पुलिस वालों ने सुनी वो बहुत हंसने लगे जोर जोर से कि ये तो कोई तो मूवी की स्टोरी सुना रहा है, फिक्शनल स्टोरी है, मज़ा नहीं आया, कुछ और बता। तब उसने कहा कि जनाब अगर आपको मेरी स्टोरी के ऊपर बिलीव नहीं हो रहा जो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ है तो आप एक काम करिए, मेरे किसी भी भाई बहनों के पास जाइएगा,
उनसे सवाल लिखवाइएगा जो असली क्लैरियस को ही पता हो सकते हैं, तब मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। पुलिस वालों को ये बात बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगी, इसलिए पुलिस वाले एक पेन और पेपर के साथ एंजेलिना के अलावा और जो भी भाई बहन यहाँ मौजूद थे उन सभी के पास गए एंड टोटल 10 सवालों की लिस्ट तैयार करी एंड ये सवाल लेकर सीधा पुलिस स्टेशन में आए वापस एंड इस आदमी के सामने रखे एंड इस 10 सवालों के जवाब इस आदमी ने उनके आगे लिखने शुरू किए एंड जब ये 10 सवालों के जवाब पुलिस वालों को मिल गए तब वे वापस इस क्लैरियस के भाई बहनों के पास गए एंड सभी को जवाब दिखाए एंड शॉकिंगली, सभी के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंगली, कि ये जो 10 सवाल भाई बहनों ने लिख कर दिए थे ये सिर्फ असली क्लैरियस ही बता सकता था एंड ये जो जवाब यहाँ लिखे हुए थे ये बिल्कुल सही थे। ये असली क्लैरियस के अलावा और किसी को पता हो ही नहीं सकता, जिसका मतलब साफ ये था कि ये जो आदमी सामने बैठा हुआ था पुलिस वालों के ये असली क्लैरियस था। इसको वापस पुलिस वाले सोसाइटी में लेकर आए, सबसे वापस इंट्रोड्यूस करवाया। तब इसने कहा क्लियरली कि मुझे सब कुछ पता है, मैं हर एक को जानता हूँ, मुझे कोई इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत नहीं है, मैं बस अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। लेकिन क्लैरियस की स्टोरी उस टाइम पर दुनिया की हेडलाइंस में थी, शायद आपने ना देखी हो, शायद आपको तो ना पता हो, बट उस टाइम पर हर अखबार में इस खबर को फ्रंट पेज के ऊपर छापा गया था। लेकिन तब टाइम आया 1982 का, यानी कि 20 साल बीत चुके थे क्लैरियस के साथ हुए उस इंसिडेंट में और अब 2 साल बीत चुके थे क्लैरियस को वापस आए अपनी जिंदगी में। 1982 में एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर स्पेशली चलकर हेती आया इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर रिसर्च करने के लिए एंड गेस व्हाट, जो भी उस रिसर्चर ने अपनी स्टोरी के अंदर पाया, अपनी जांच के अंदर पाया, वो बिल्कुल सच था। सो अकॉर्डिंगली क्लैरियस के खुद के हिसाब से जो उसने बताया वो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ कि उसके साथ एक्चुअल में क्या क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले इस पूरे कांड की शुरुआत हुई 30 अप्रैल 1962 के दिन से। उस सुबह उठकर वो अपने काम पर जाने वाला था कि तभी उसका भाई, उसने उसके घर की बेल बजाई एंड जैसे ही क्लैरियस ने दरवाजा खोला, सामने अपने भाई को देखकर ऑब्वियसली वो गुस्सा हो चुका था, क्योंकि क्लैरियस को लग रहा था कि ये यहाँ आया है मतलब अपना जमीनी हिस्सा मांगेगा। लेकिन सामने खड़े उसके बड़े भाई ने कहा कि बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सब कुछ पीछे छोड़ कर आया हूँ, मुझे अपना परिवार चाहिए, मुझे अपने भाई बहन चाहिए हैं, मुझे कोई भी अपना हिस्सा वगैरह नहीं चाहिए प्रॉपर्टी में, इसलिए सब कुछ खत्म करके मैं दोबारा से तुम्हारे आगे रिश्ते के लिए हाथ बढ़ा रहा हूँ। अब जैसे ये बात क्लैरियस ने सुनी, उसको भी मन में बहुत ही दया सी आई कि हाँ ठीक है, भाई बहन तो होने चाहिए, इसलिए उसने अपना हाथ मिलाया एंड दोनों भाइयों ने एक दूसरे को हग किया। बट इस हग में ही असली सीक्रेट छुपा था, क्योंकि उसका भाई, क्लैरियस का सगा भाई, अपने हाथ में एक ऐसा फाइन पाउडर लगा कर आया था। जैसे ही उसने क्लैरियस को हक किया, इस भाई ने उसके कमर पर पीछे वो सारा पाउडर लगा दिया जो उसके हाथ के ऊपर लगा हुआ था। अब ये पाउडर क्लैरियस की कमर के ऊपर लग चुका था, लेकिन ये पाउडर बिल्कुल भी जानलेवा नहीं होता। लेकिन जानलेवा हो या ना हो, बट ये पाउडर इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसकी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी भी किसी भी व्यक्ति को पूरे तरीके से पैरालाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी है। एंड या जैसे ही वो पाउडर क्लैरियस की कमर के ऊपर लगा, उसके शरीर ने पैरालाइज होना शुरू कर दिया। बेशक वो जिंदा था, अंदर से पूरे तरीके से जिंदा था, लेकिन उसके शरीर के अंग धीरे धीरे पैरालाइज होते जा रहे थे। एंड दूसरा, इसी पाउडर की वजह से किसी भी व्यक्ति के अगर शरीर के ऊपर लगाया जाए तो उसकी हार्ट रेट भी इतनी ज़्यादा कम हो जाएगी कि अगर डॉक्टर उसको पकड़कर चेक करने की कोशिश करे तो उनको ना के बराबर नब्ज मिलेगी। सीधा लगेगा कि हाँ बंदा तो मर चुका है, लेकिन बंदा नहीं मरेगा, वो जिंदा होगा, बस वो उठ नहीं पा रहा, अपने शरीर के एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो पूरे तरीके से ऊपर से नीचे पैरालाइज्ड है। एंड ये बात क्लैरियस के भाई को बहुत अच्छे से पता थी एंड उसीलिए उसने उस बौकौर, उस तांत्रिक को भी हायर किया, क्योंकि उस तांत्रिक ने ही ये सारा आइडिया इस क्लैरियस के भाई को दिया था ये सब कुछ करने के लिए। एंड अब क्योंकि क्लैरियस के भाई को पता था कि हॉस्पिटल में जाते वो पैरालाइज हो जाएगा एंड 2-3 दिनों बाद डॉक्टर उसको डेड घोषित कर देंगे एंड उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा एंड हमें बहुत जल्दी से उसी रात उसकी बॉडी को वापस निकालना पड़ेगा, वरना वो एक्चुअल में मर जाएगा। एंड कमाल की बात यहाँ ये थी कि जो इन लोगों ने प्लान किया था बिल्कुल वैसा ही कुछ हो रहा था। क्लैरियस को दफना दिया गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। तब 2 आदमी आए, उसकी लाश को निकाल कर लेकर गए एंड सीधा भगते सैकड़ों किलोमीटर दूर रात के टाइम पर उन्होंने ट्रैवल किया एंड क्लैरियस की बॉडी को लेकर सीधा उस बौकौर के पास पहुंचे। बौकौर ने इन दोनों लड़कों को हायर किया था लाश निकाल कर लाने के लिए एंड ये दोनों लड़के ही हर लाश जो भी यहाँ बाहर घूम रहे थे ऐसे ही लोग थे, क्योंकि ये बौकौर कुछ और नहीं बल्कि एक सुपारी किलर था। इसने बड़े बड़े लोगों से उनके दुश्मनों की सुपारी ले रखी थी
ताकि वो उनको इसी तरीके से पैरालाइज करके अपने पास मंगवाए एंड उनको अपना ज़ोंबी बनाकर रखे। एंड जब बोकोर ने क्लेरवियस की बॉडी को अपने पास मंगवाया, उसके बाद उसने लिटरली हर दिन क्लेरवियस को ड्रग्स देना शुरू कर दिया। एंड इसी ड्रग्स के नशे में ये सारे लोग जितने भी बाहर काम कर रहे थे ना खेत के अंदर, वो फसल के ऊपर, ये सारे लोग उसी ड्रग्स के लिए काम कर रहे थे ताकि उनको वो ड्रग्स डेली मिलती रही। ये इतने ज़्यादा आदी हो चुके थे कि उन ड्रग्स के बिना नहीं रह सकते। बेशक अब आप कहेंगे कि अगर क्लेरवियस का भाई चाहता तो क्लेरवियस को मार भी सकता था, उसकी जान ले सकता था। एग्जैक्टली मेरे माइंड में भी यही आया, बट क्लेरवियस के भाई को अपने भाई यानी कि क्लेरवियस से बदला लेना था, उसको सजा देनी थी, उसको एक जिंदा लाश बनाना था। एंड वो उस काम के अंदर बिल्कुल सक्सेसफुल हो भी गया था, जिसके बाद क्लेरवियस की स्टोरी पूरी दुनिया के सामने आई एंड सबको पता चला कि इस केस के अंदर क्या हुआ था। असल में उस बोकोर ने क्लेरवियस के भाई को एक स्पेसिफिक पाउडर, जिसको आज हम टेट्रोडोटॉक्सिन के नाम से जानते हैं, ये पाउडर दिया था, जो कि एक बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल जहर है। ये पाउडर अगर किसी के शरीर पर लगा दिया जाए तो वो इंसान लिटरली पैरालाइज हो जाएगा, जिंदा लाश बन जाएगा। एंड इसीलिए इस केमिकल को पूरी दुनिया में रेगुलेट करके रखा जाता है। मेनली ये केमिकल मछलियों के अंदर पाया जाता है, वैसे अगर मैं सही बताऊं तो, बट वैसे मैं सिर्फ आपको ये एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, कभी कोई कांड ना बैठा देना बाबूजीवन के, सिर्फ एजुकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए। ये केमिकल मेनली मछलियों के अंदर पाया जाता है। एंड दूसरा, उस तांत्रिक ने जब क्लेरवियस की बॉडी को अपने पास मंगवाया एंड उसके मुंह में कब वो खोल कर डाला था ना वो लिक्विड सा, वो लिक्विड असल में उसको आज हम ज़ॉम्बीज़ कुकुम्बर के नाम से जानते हैं। ये एक जड़ी बूटी टाइप की है जिसको घोल कर उसके अंदर पानी मिलाकर बनाया जाता है। एंड अगर ये किसी को पिला दिया जाए तो लिटरली वो बंदा अपने नशे में रहेगा, सारा दिन 24 घंटे नशे में रहेगा। ये नशा उसका टूटेगा नहीं एंड ये नशा उसको डेली चाहिएगा। खैर अब 1980 में क्लेरवियस अपने घर पर पहुंच चुका था, क्योंकि उसका वो भाई जिसने सारा कुछ उसके साथ किया था उसकी मौत हो चुकी थी। एंड अब क्लेरवियस के मन में कोई भी डर नहीं था कि उसका भाई दोबारा उसकी जान लेगा, इसलिए उसने वेट किया पूरे 16 साल। वो आसपास के इलाके में रहा, छोटी मोटी नौकरियां करता रहा, अपने भाई बहनों से बच के, किसी को भी उसने पता नहीं चलने दिया कि मैं यहीं आसपास उनके ऊपर नजर बना के रखे हुए हूं। वो वेट कर रहा था अपने उस भाई के मरने का। एंड जब उसका वो भाई नेचुरल कॉजेज की वजह से मरा, तब क्लेरवियस वापस अपने गांव जा चुका था। खैर क्लेरवियस ने आगे आने वाले टाइम में अपनी नॉर्मल जिंदगी जी एंड 1994 का टाइम आते आते क्लेरवियस की असल में मौत हो चुकी थी नेचुरल कारणों की वजह से। अब बेशक उसको पता था कि उसके साथ ये सब कुछ किसने किया है, उसके भाई ने और उस तांत्रिक ने, लेकिन जब ये सब कुछ दुनिया के सामने आया उस टाइम तक आते आते वो तांत्रिक और ये उसका भाई दोनों ही मर चुके थे। इसलिए इस केस में सज़ा किसी को नहीं हुई, लेकिन अगर सज़ा होती तो कमाल की होती। इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है, इसको आप ज़रूर स्टडी भी करना, क्योंकि ऐसे केस इस दुनिया में नाम मात्र के मिलते हैं। एंड जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मैं एट द वेरी फर्स्ट मोमेंट मैं समझ चुका था कि हाँ मुझे आपको ये बताना चाहिए। खैर अब आज का Q&A। आज का हमारा पहला सवाल कौरमीत का। हेलो विकी सर, आई एम योर बिग फैन फ्रॉम पंजाब, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। भानगढ़ फोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो फोर्ट सच में हॉन्टेड है? प्लीज़ रिप्लाई मी। थैंक यू सो मच, आपको अच्छी लगती हैं स्टोरीज मेरी। एंड दूसरा भानगढ़ फोर्ट, इसके ऊपर मैंने स्टोरी कवर की तो है, आप जाकर उसको देखिएगा, आपको सारा सच पता चलेगा कि कैसे वो एक श्रापित जगह है। एक बाबा ने वहाँ पर तपस्या करते टाइम राजा को श्राप दिया था और कैसे वो श्राप आज तक चला आ रहा है। एंड कोई भी राजा उस किले में रहकर संपन्न नहीं हो सकता, ये वहाँ का एक श्राप है जो आज तक चला आ रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आज का हमारा दूसरा सवाल रेणुका का। आई हैव बीन वॉचिंग योर वीडियो सिंस 2025, मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद है, यू एक्सप्लेन वेरी वेल। माई क्वेश्चन इज, क्या आपको लगता है कि एलियन सच में धरती में रहते हैं या नहीं? माई अनदर क्वेश्चन इज, विच वीडियो यू लाइक द मोस्ट यू हैव कवर्ड? देखो मेरे द्वारा करी गई कवर सारी स्टोरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। एंड फिर भी कुछ हैं पैरानॉर्मल जो स्टोरीज़ हैं वो मुझे खास ज़्यादा पसंद रहती हैं, उन्हीं को मैं अच्छे से ज़्यादा नरेट कर पाता हूँ। एंड दूसरा आपने पूछा कि एलियंस धरती पर रहते हैं या नहीं, देखो इसका कोई पक्का प्रूफ तो कोई भी आकर मुँह पर नहीं दे सकता, बट हाँ अगर हम देखें कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर हम अकेले नहीं हैं, इन दोनों सवालों के जवाब अपने आप में डरा देने वाले हैं। अगर हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं तो सोचकर देखिए, अनंत ब्रह्मांड, ये खरबों खरब प्रकाश वर्ष में फैला हुआ ये अनंत ब्रह्मांड, और उसमें हम एक बूंद से भी छोटे इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, ये भी अपने आप में डरा देने वाला है। एंड अगर हम अकेले नहीं हैं तो वो कौन है जो हम जैसे दिखते होंगे, दूसरी दुनिया होगी, दूसरे लोग होंगे, एलियंस जिसको हम कह सकते हैं, वो कौन है एंड वो कहाँ है, अपने आप में डरा देने वाले हैं। एंड अब क्योंकि यूएफओ फाइल्स रिलीज़ हुई है तो हाँ कहीं ना कहीं ये बात इसको प्रूव करती है कि हाँ धरती से कहीं ना कहीं बाहर की चीज़ों का कनेक्शन जरूर है। आज का हमारा तीसरा सवाल वाइल्ड लवन का। विकी बाबूजी, हमें यूट्यूब पर लाइव आके स्टोरी सुनाओगे क्या? नो नेवर, बिल्कुल नहीं।
मैं स्टोरी आपको लाइव सुनाना चाहता हूँ, लेकिन 1 टू 1 मिल के कभी ना कभी ज़रूर। और उसमें बहुत सारे लोग नहीं होंगे, बस 15-20 30 कुछ खास लोग ही हों, बस वही जो एक्चुअल में उस चीज़ को प्यार करते हों, एंड कोई भी बीच में डिस्टर्बेंस ना हो, मैं वो आपको ज़रूर सुनाना चाहता हूँ। बट यूट्यूब पे लाइव आके आई डोंट थिंक सो कि मैं अब ये कभी कर पाऊंगा आप सभी के सामने। आज का हमारा चौथा सवाल सारा प्रीति सोल का। हेलो विकी भाई, आपके वीडियो तब से फॉलो कर रही हूँ जब आप क्राइम स्टोरी कवर भी नहीं करते थे, बट मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका भी पुराना चैनल का नाम क्या था, अभी मुझे नहीं मिल रहा, जब आप दुनिया की अनोखी और अजीब चीज़ें बताते थे। सारा थैंक यू सो मच, आप इतने लंबे टाइम से फॉलो कर रहे हैं। बट अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मेरा और कोई चैनल नहीं है, यही वो चैनल था जिसके ऊपर मैं पहले फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाता था। बट टाइम के साथ मैंने अपना जॉनरा चेंज किया एंड मैं फाइनली क्राइम एंड हॉरर के ऊपर शिफ्ट हो चुका था। आज का हमारा पांचवा सवाल सचिन का। भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने कभी भूत देखे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता ब्रदर। देखे ना देखे क्या पता मेरे सामने कोई खड़ा हो एंड मुझे वो दिखाई भी ना दे, या फिर क्या पता एक असली जिंदा इंसान चलता हुआ जिसको हम नॉर्मल इंसान माने वही कुछ अजीब हो। देखो भूत वूत होते या नहीं पता नहीं, बट हाँ एनर्जीज ज़रूर होती हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एंड मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ था रसल खैमा दुबई गया था जब मैं इंसिडेंट कभी ना कभी आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। बहुत ही अनबिलीवेबल सा इंसिडेंट है, कभी स्टोरी फॉर्मेट में ही आपके सामने उसको लेके आऊँगा मैं। सो आप मुझे बताइए कि आपको इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है एंड आपके सवाल और क्या क्या हैं। एंड ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर मैं ऐसी स्टोरीज को रील्स फॉर्मेट में डालता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट शैडो एमएल को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।